स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माय क्लासरूम पर। आज का टॉपिक है जलवायु और जलवायु का आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहला है अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा या कर्क वृत्त ये भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, भारत को ये दो भागों में बांटती है। कर्क वृत्त के उत्तरी भाग उपोष्ण तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ उपोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यह है भारत, ठीक, और यहाँ देखिए यह है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और इस रेखा के उत्तर ये उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और इस रेखा के नीचे मतलब इसके दक्षिण ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है, ऊंचाई किस तरह से जलवायु को प्रभावित करती है देखेंगे तो भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, ठंडा का मौसम में क्या होता है, ठंडा का ऋतु में क्या देखते हैं हम लोग कि भारत में उतना ठंडा नहीं पड़ता है। क्यों नहीं होता है तो भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है और वो हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये है मध्य एशिया। ठीक, और मध्य एशिया से ये कैसा वाला क्षेत्र है तो ठंडा वाला क्षेत्र है, मतलब कि शरद ऋतु में ये बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, और हवा ये इस तरह से बहता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हिमालय नहीं रहता, ठीक है, तो क्या होता तो ये ठंडा जो हवा है, ये जो ठंडी हवा है ये भारत में प्रवेश करती और भारत भी बहुत अधिक ठंडा हो जाता, लेकिन इस तरह से नहीं है। ठीक है, ये हिमालय की स्थिति होने के कारण भारत बचा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायुदाब एवं पवन। वायुदाब और पवन ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वायुदाब मतलब वायु का दबाव। ठीक, वायु का घनत्व किस तरह से है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है, और पवन की दिशा। तो चलिए इसको देखते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में स्थित है, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या है। तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है और ये दक्षिण की ओर बहती कोरियालिस बल के कारण दहनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर किस तरह की पवनें चलती है तो ये व्यापारिक पवनें चलती है और ये व्यापारिक पवन कहाँ से उत्पन्न होती है तो ये उच्च दाब वाले क्षेत्र से, उच्च मतलब कि जहाँ पर वायु का दबाव अधिक है उस क्षेत्र से ये हवा किस साइड जाती है तो निम्न दाब वाले क्षेत्र पर जाती है। ठीक है, ये देखिए, और हम लोग जानते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है, लगभग यहाँ पर स्थित है। ठीक, क्योंकि हम लोग क्या देखें कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है, तो भारत कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सी पवन चलती है? ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है। ये उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ठीक है, हम आप लोग को दिखा चुके हैं कि ये उच्च दाब पट्टी से होकर के निम्न दाब वाली पट्टी की ओर जाती है। और यहाँ पर एक बल कार्य करती है, कोरियालिस बल। चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मतलब कि मुड़ जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, जो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उसके कारण से एक आभासी बल का उत्पन्न होता है। ठीक है, उस बल को कोरियालिस बल कहते हैं या इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि पवन उत्तरी गोलार्ध में किस साइड, तो दाहिनी ओर, और दक्षिणी साइड में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आप देखिएगा पवन जिस साइड बहती है, जैसे आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ पर देखिएगा तो पवन आपके किस साइड मुड़ रहा है, तो दाहिनी ओर। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े होइएगा तो आप देखोगे कि ये आपके किस साइड मुड़ रहा है, तो बाईं ओर। ठीक है, ये भी वही है। ठीक है, ये अगर यहाँ आप खड़े होते हैं और ये पवन का दिशा इस साइड है तो आपकी ये दाहिनी ओर मुड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये कोरियालिस बल के कारण, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ये 0 डिग्री से उत्तर में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन चलती है वो दाहिनी ओर। ठीक है, यहाँ पवन सीधा चलना चाहिए, लेकिन ये किस साइड मुड़ गया है, तो दाहिनी ओर मुड़ गया है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग इसको देख रहे हैं बाईं ओर मुड़ रहा है। ये कोरियालिस बल के कारण इस तरह से हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। ये जो पवन है इसमें नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि ये स्थल भागों में उत्पन्न होती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत जो है ऐसा क्षेत्र में स्थित है, मतलब जिस तरह ये इस तरह का जो पवन चल रहा है, ये पवन का जो दिशा है ये स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, हम लोग जो देखे वो व्यापारिक पवन यहाँ पर जो चलती है वो स्थल से समुद्र की ओर, तो यहाँ पवन में नमी की मात्रा नहीं रहेगी तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, लेकिन भारत में हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह के पवन चलने के बावजूद भी यहाँ पर बारिश होती है, तो उसका कुछ और रीजन है। तो चलिए हम लोग उसको भी देखेंगे। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में क्या होता है, हिमालय का जो उत्तरी भाग है वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र के ठंडे शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है और इसका जो दिशा है ये दक्षिण की ओर होता है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया, मतलब एशिया का जो मध्य भाग है और उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम और क्या बताए थे कि वायु का जो नेचर होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। ठीक है,
तो क्या होगा यहाँ पर, चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। ठंडा में हम लोग क्या देख रहे थे कि वायु की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन हम लोग गर्मी की ऋतु में क्या देखेंगे, वायु का दिशा एकदम से बदल जाएगा। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। ठीक है, वायु हम क्या बताया कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसलिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, भारत के ऊपर गर्मी की ऋतु में क्या होता है, यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर, और ये मध्य एशिया में भी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये वायु जो हिंद महासागर में ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, वहां से निम्न वायुदाब की ओर वायु का दिशा होता है। ठीक है, तो और क्या देखें हम लोग कि वायु जो है ये जैसे ही ये भारत के पास पहुंचती है तो उसका जो दिशा है ये यहाँ बदल जाता है। ठीक है, और ये दाहिनी ओर मुड़ जाता है, इस तरह से ये दाहिनी ओर मुड़ जाता है और भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें ये टकराती है और जिससे भारत में वर्षा होती है। ठीक, इसको कौन आकर्षित करता है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र जो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग में बन रहा है वो उस पवन को आकर्षित करता है और वो भारत में वर्षा का कारण बनती है। जेट धाराएं, यह धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर के पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। इसके कारण से उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। जेट धारा क्या है, तो ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर, ठीक, इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को वायुमंडल की पट्टी को बताए हैं। ठीक, उसमें देखिएगा क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसी का सबसे ऊपरी भाग क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य एक संकरी पट्टी है। लगभग 12,000 मीटर या बोलिए उसको 12 किलोमीटर पर ये स्थित है, ये पट्टी स्थित है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब गर्मी में इसका स्पीड थोड़ा कम रहता है लेकिन सर्दी में इसका स्पीड और बढ़ जाता है। और ये नाम जेट धारा इसलिए पड़ा क्योंकि ये वायु का गति हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा है। और ये कितना अक्षांश पर स्थित है, तो 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि यही भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। और इस जेट धारा के कारण भारत में ठंडा का मौसम में बारिश होती है। यही एक जेट धारा है। आप लोग देखिए इसका दिशा देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और ये जो जेट धारा है, ठीक, ये ठंडा का मौसम में ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है और यहाँ से ये पवन को उठाता, मतलब यहाँ पर एक मतलब डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर से पवन उठती है एक चक्रवात जैसे, और ये इस तरह से आगे बढ़ती है पश्चिम से पूरब की ओर और भारत में प्रवेश करती है और भारत के
उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक, ये भारत का उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में हल्की बारिश होती है, ठीक है, ये जेठ धारा के कारण, मतलब पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है भारत के किस क्षेत्र में, तो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। और भारत में एक पूर्वी जेठ धारा भी चलती है, ठीक है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, और गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। इसका भी आप लोग दिशा देख लीजिए, ये है पूर्वी जेठ धारा, ठीक। उससे पहले हम लोग पश्चिमी जेठ धारा देखें, ये पूर्वी जेठ धारा है, ठीक। ये इतना प्रभावशाली नहीं होता है, और ये भारत के लगभग तमिलनाडु और केरल, मतलब कि एकदम लगभग नीचे से गुजरती है। तमिलनाडु और केरल इससे थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम लोग भारत के जो जलवायु है इसको देखे हैं, ठीक है। आप लोग हमको उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग पूरा इसको समझ गए होंगे, और कहीं भी अगर दिक्कत होता है जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों में, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और यहीं से हम लोग अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।